अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज वफाकी वज़रा शफ़क़त महमूद, शिबली फ़राज़ और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस धमाका खेज़ साबित हुई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार अंपायर का किरदार अदा नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन को मौजूदा हालत में नहीं चल सकता है, लिहाजा मुस्ताफ़ी हो। एक नया इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जिस पर सबका एतबार हो और फिर इस एतमाद और यकीन के साथ ये इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे के मामलात जो है वो उसको देखे। इस हवाले से उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर सेनेट के इंतखाबात का तो जिक्र किया कि वहाँ पे लेन देन हुआ, वहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट की गई, लेकिन चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया और एक सरसरी सा जिक्र हो गया कि वहाँ पर भी अपोजिशन जो है उसको एतमाद नहीं है। अब हुकूमत यहाँ पर रेफरेंस नहीं लाना चाह रही है और दिखाई ये देता है कि एक दबाव जो है वो बढ़ाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो हालिया उसके फ़ैसले आए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी जो हैं वो ख़ुद भी अपनी नापसंदीदगी का इजहार जो है बड़े सख्त अल्फाज में कर चुके हैं और आज वफाकी वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसको उसी तनाजुर में जो है वो देखा जाना चाहिए। इसके क्या असरात मुरतब होंगे इस पर भी करेंगे बात। दूसरा, आज PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही कि इस्तीफ़े नहीं देते तो फिर लॉन्ग मार्च जो है उसकी कोई इफ़ादियत नहीं होगी। कल PDM का सरबराही इजलास हो रहा है और दिखाई ये देता है कि ये इजलास जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल होगा और इसमें भी मामलात जो हैं वो इतने आसान नहीं हैं। लॉन्ग मार्च जो है ज़ाहिर है उसके लिए तारीख़ का फ़ैसला तो हो चुका, लेकिन अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये बात कह रहे हैं कि हमें लॉन्ग मार्च महदूद करना होगा, क्योंकि देखना ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और भुट्टो साहब की बरसी है, तो ये ना हो कि उन्हें उसको छोड़कर आना पड़े। ये जो सूरत हाल है इसका भी एक पस मंज़र है और ये बात कही जा रही थी कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो उसके नतीजे में लॉन्ग मार्च जो है वो मौखर हो सकता है। ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च जो है उसकी कभी भी हमायत नहीं की गई है और GT रोड के अपने कुछ मसाइल हैं और यही वजह है कि जो लॉन्ग मार्च जो हैं शुरू हुए वो गुजरांवाला तक ही महदूद रहे। अब ये जो सूरत हाल है इसके अंदर अब देखना ये है कि कल का PDM का इजलास और ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है इसके क्या नताइज जो हैं वो मुरतब होंगे। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की नापसंदीदगी जो है वो बड़े सख्त अल्फाज में सामने आ चुकी है और आज जो इन तीन मैंने वफाकी वज़रा का ज़िक्र किया, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें इलेक्शन कमीशन से मुस्तफ़ा होने का मुतालबा कर दिया गया है। पहले तो ये फरमाइएगा कि आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, हम सबको पता है, ये आज की बात नहीं है, ये कितने अरसे से हमें पता है कि हमारे इलेक्शंस इन जनरल और बिलखुसूस सेनेट में ख़रीदो फ़रोख्त होती है। ख़रीदो फ़रोख्त मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि जी जो MPAs हैं उन्होंने पैसा लगाया होता है, MNAs ने पैसा लगाया होता है। अब ये मैं पहले की सारी बातें बता रहा हूँ और ये जनरली इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, हर एक को पता है, ठीक है। तो वो लोग इस मौके पे आइदर इन टर्म्स ऑफ पार्टी फंडिंग या उस टर्म्स ऑफ वो सेनेटर्स जो होते हैं वो इसमें
कुछ फंडिंग देते हैं, चाहे वो पर्सनली एमपीएज या एमएनएस को दे या पार्टीज को देते हैं, लेकिन फंडिंग होती है। अब उससे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता था वो ये होता था कि जब एक इंसान पैसा लगा के आ रहा है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि वो मुल्क के लिए काम नहीं करता, उसने अपने इन पैसों को रिकवर करना होता है। नंबर 2, जो वर्कर लोग हैं वो वर्कर लोग इतना पैसा लगा नहीं सकते, तो वो उस जगह पे आ नहीं सकते। तो उस लिहाज से एक आपका एक कैप लग जाता है कि कौन बंदा सेनेट में आ सकता है या कौन नहीं आ सकता। नहीं, इसमें हमायूं मोहम्मद साहब, हमायूं मोहम्मद साहब, आप डॉक्टर हैं, अभी आप सेनेटर मुंतखब होकर आए हैं, आपने ये बात कही है कि चाहे पार्टी फंडिंग की सूरत में हो या चाहे वैसे हो, आपको पैसे देने पड़ते हैं। मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, क्या आपने कोई फंडिंग दी या पैसे दिए सेनेटर मुंतखब होने के लिए? अच्छा, मैंने 20,000 रुपये दिए सेनेट में अपने पैसे जमा कराने के लिए, और उसके अलावा मैंने 1 रुपया नहीं दिया, लिटरली 1 रुपया नहीं दिया मैंने। दैट इज वॉट। और ना मुझसे किसी एमपीए ने पैसा मांगा, ना मुझसे पार्टी ने फंडिंग मांगी, ना मुझसे कुछ। मैंने एक मैसेज भेजा था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे ऊपर एतमाद किया, और मुझे 1 लाइनर जवाब आया, और वो ये था कि आई होप डॉक्टर साहब यू विल डू जस्टिस विद दिस अपॉर्चुनिटी। ये एक स्टेटमेंट, इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि जिसका जो सब कुछ कह देता है कि आपने अपने इस ओहदे के साथ जस्टिस करना है, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जस्टिस करना है। अब मुझे दोबारा आ लेने दे उस बात पे, ठीक है। तो उसमें आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और हर एक ने अपने अपने टाइम पे इस चीज़ पे एतराज़ उठा रहा है, और इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी ये था कि हमें इसको ख़त्म करेंगे। अब एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि देखें, आप इसको जनरली एक इलेक्शन को, चले अगर आप शो ऑफ हैंड्स नहीं करना चाहते, लेकिन जनरली एक इलेक्शंस को आप सीक्रेट रखें, लेकिन इतना सीक्रेट ना रखें कि कोई आपको चेक ना कर सके। तो वहां पे एक चेक और बैलेंस आ सकता था। चेक एंड बैलेंस इस तरह आ सकता था कि आप उसके अंदर कोई कोड डाल देते, बार कोड डाल देते, सो दैट अगर कोई आदमी अपने उससे हटता है तो आप उसको कम से कम आइडेंटिफाई कर सके। ये एक बहुत छोटी सी बात थी, और इसको करने से आप शफाफियत ला सकते थे। अगर वो नहीं लाया गया तो उसके पीछे आइदर इट्स अ फेलियर ऑफ द वर्क और इट इज इंटेंशनली नॉट डन, ताकि कोई चीज उसमें हो सके। तो इसके पीछे इंटेंशंस को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये अल्लाह ताला दिलों का हाल बेहतर जानता है, लेकिन इन एसेंस ये जो इलेक्शन कमीशन थी ये उस डिसीजंस का फायदा नहीं उठा सकी। मैं हमायूं मोहम्मद साहब आता हूं, वजह 2 सकती है, या इसकी कैपेसिटी नहीं है। अगर कैपेसिटी नहीं है तो इनको वैसे ही हट जाना चाहिए, और अगर कैपेसिटी थी और नहीं किया तो इनकी बदनीयती है। ठीक है मोहम्मद साहब, मैं आता हूं। अब इसमें मलक अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि ये इलेक्शन कमीशन के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा आ गया है, एक आइनी अदारा है, आप उसके साथ ये मुतालबा कर सकते हैं? ये क्या एक नई टकराव की सूरत हाल पैदा होगी? जी नवीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने बुनियादी एक गलती कर दी इस तरह का एक मुतालबा करके। अब बेसिकली क्या होगा कि इसके जो आपके सामने मसाइल इसके साथ खड़े होंगे वो क्या होंगे कि अभी फौरी कुछ बाई इलेक्शन से उसमें कंटेस्टिंग पार्टी गवर्नमेंट भी है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और ये इलेक्शन कमीशन का मुतालबा करके बैठ गए। तो आपने बेसिकली खुद सिस्टम के ऊपर एक अदम एतमाद कर दिया, और हुकूमत में बैठ के सिस्टम पे अदम एतमाद करने के कुछ असरात जो हैं वो भी अभी आपके सामने एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड से पोजीशन है जो गवर्नमेंट ने ली है। अच्छा, अब इसकी वजूहात वो क्या गिनते हैं? वजूहात ये गिनते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस में जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आया और इस पे एक ओपन बैलेट की बात करके इस मामले पे कि जी ओपन बैलेट के मामले में तो जो नहीं, इसमें मलिक साहब आप चूँकि वकील भी हैं, मैं उस चीज़ का भी आपसे फ़ायदा उठाते हुए ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हुकूमत के पास यही रास्ता है या ये कि कोई और रास्ता भी है इलेक्शन कमीशन को तहलील करने का?
नहीं देखिए, इसमें हुकूमत के पास जो तहलील करने का तो इसमें कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये एक आईनी अदारा है और इसकी एक मुकर्रर मुद्दत है जिस वक्त के लिए इनको तैनात किया जाता है, तो उसको तहलील करने का तो कोई तरीका और नहीं हो सकता। ये हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हो सकती थी कि हुकूमत या तो ये एक मुतालबा जिस तरह हुकूमत ने किया है, जो कि एक बड़ा एक गैर आईनी तकाजा है किसी एक आईनी अदारे से कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं, तो हुकूमतें इस तरह के तकाजे और मुतालबे नहीं किया करती जिस तरह का ये किया गया। हाँ, अगर किसी ऐसे वक्त में जब ये कोई एक एतराज़ इलेक्शन के टाइम पे उठे और उस इलेक्शन के टाइम पे उठे एतराज़ पर आप ये सवाल उठाएं कि इलेक्शन कमीशन की फेयरनेस नहीं थी, तो उसके नतीजे में आप कोई ऐसा मुतालबा रखें, तो वो तो एक अलहदा पहलू है। जहां आपके सिस्टम में ये मौजूद है कि ये इलेक्शंस जो हैं ये सीक्रेट बैलेट से होंगे और आप से जाए के उस पर ये बात करें कि आप कानून में आइन के अंदर कोई तब्दीली लाने के प्रोसीजर को अडॉप्ट करें, आप कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए, तो बड़ी एक अजीब सी मंतक है और अजीब सी दलील जो आज वहां पर दी गई। यानी अगर इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक काम कर रहा है, सीक्रेट बैलेट कर रहा है, तो क्या उस पे उसने कोई गैर आईनी इक़दाम काम किया है? मैं मलिक साहब आता हूँ, मैं ज़रा शैला रज़ा साहब से भी इस पे ले लें, फिर ज़रा तफसील से बात करते हैं। शैला रज़ा साहब ये फरमाइएगा कि वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा पा रहा है और इसमें सब का जो है वो अदम एतमाद है। वो अपोजिशन की भी बात कर रहे हैं और वो अपनी बात भी कर रहे हैं, और वो इलेक्शन कमीशन से ये जो मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इसको? अच्छा, सबसे पहले तो नदीम आपका शुक्रिया। मैंने आपका सवाल भी सुना और हुमायूं महमद साहब की भी बात सुनी। तीन जो बातें थी, उनके 3 पॉइंट जो थे वो बड़े अहम थे। पहली बात ये कि वर्कर जो है वो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता सेनेट इलेक्शन में। मुझे नहीं मालूम कि इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट कैंडिडेट्स पर क्या स्टडी है, और मैं तो 3 से 4 सेनेट के अगर नाम भी बताऊं, अल्मास परवीन है, अनवर लालडीन है, कृष्णा कोहली है और सईद गनी है और ससी पलेजो है, और ये सारे वो नाम हैं जो वर्कर हैं जिन्होंने शायद कभी इतने पैसे देखे ही ना हो और अब भी जितने जैसे घरों में ये रहते हैं। तो बड़ी माजरत कि आपके यहाँ ज़रूर ऐसा हुआ है कि जाली सिगरेट वाले या अब्दुल कादिर या फिर ये कि वो अबड़ो और बहुत सारे ऐसे नाम जिस पे आपकी पार्टी में बड़ी चीखें लगी और कहा तो ये गया कि पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंप दिया, लेकिन हकीकत ये है कि पीटीआई ने अपने और अपने इत्तेहादियों के मुस्तकिल छुरे घोंपे हैं। चाहे वो मिनिस्टर्स बनने का वक्त हो, उस वक्त भी जो है वो आउटसाइडर थे, और अब इनमें भी कभी लियाकत जतोई के पीठ में छुरा उन्हें बहुत घुपता हुआ महसूस हुआ, 35 करोड़ की चीख लगी। कभी अब्दुल कादिर बलोच पे खुद इमरान साहब ने कहा 70 करोड़, कभी आमिर लियाकत चीखे तो कभी खुर्रम लगारी वहाँ से चीखे तो कभी यहाँ से शकूर चाँद। तो ये सारी बातें जो है ना वो आपको अपनी पार्टी की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट पे नज़र डालनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि ये जो इन्होंने 2 चीज़ें और इस्तेमाल की कि जस्टिस करें इस अपॉर्चुनिटी से, और जो इस्तेमाल किया जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरी कर सके। तो मैं एक सवाल पूछती हूँ कि 2.5 साल हो गए, क्या आपकी कोई एक पॉलिसी ऐसी है जिससे आवाम के साथ जस्टिस हो रहा हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई हो? इस मुल्क की खारजा पॉलिसी देखूं तो कश्मीर कहाँ नज़र आ रहा है, सारे मुल्कों में आप तनहा हैं। अब मैं मईशत को देखूं तो वो पहली दफ़ा नेगेटिव हो गई। अगर मैं डॉलर की प्राइसेस देखूं कहाँ तक बढ़ गई हैं और अपना रुपया कितना डीवैल्यू हो गया, वो एक अलग बात है। आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आपने इतने नहीं, वो शैला रज़ा साहबा वो सब ठीक है, लेकिन आप जरा इलेक्शन कमीशन पे क्या कहेंगी? मैं वही कर रही हूँ, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जस्टिस विद दिस अपॉर्चुनिटी तो गिनवा दूँ ना, इतना तो मुझे टाइम दे। आज चीनी, आटे, चावल, दाल, दूध, इनकी कीमतें जो हैं, अगर इन लोग की सलाह बोलूँ तो कोई भी चीज़ जो है वो निफ सेंचुरी पे नहीं है, नियर टू सेंचुरी और क्रॉस
द सेंचुरी डिजिट्स जो हैं वो हैं। तो आपने तो यही कहा था कि जब ये सब चीज़ें महंगी हो जाएं तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म चोर है। आपने कहा था मैं कर्जा नहीं लूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा क्योंकि मैं जो हूँ वो गैरतमंद हूँ। शैला रज़ा साहबा, ये पीटीआई की तरह ये नैरेटिव भी अब बहुत है। अब हम आ जाते हैं, लेकिन जरा इलेक्शन कमीशन का मुझे जवाब दे दें। जी जी जी, अब इलेक्शन कमीशन पे आ जाते हैं। जब हमें इलेक्शन कमीशन से मसाइल थे तो इलेक्शन कमीशन अच्छा था। जब इन्हें इलेक्शन कमीशन से मसाइल थे 4 हलकों के, तो इन्होंने उस वक्त की हुकूमत पे धावा बोल दिया था, इदारों पे धावा बोल दिया था। फिर वो हलके खुले, वो आज तक हलके इनके पास नहीं है। लेकिन जब हम ये कह रहे थे तो इन्होंने कहा सब सही है। अब जबकि एक इन्होंने डस्का में इनके सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स से लेके पता नहीं कौन कौन अगवा हो गए और वो खुद चीख पड़े, और जब उस पर कार्रवाई हुई तो इलेक्शन कमीशन गलत हो गया। जो काम पार्लियामेंट का करने का है, जो आपने नहीं किया, जो आपको जस्टिस करना था, विद दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ द गवर्निंग पार्टी कि आप लेजिस्लेशन करते, आप सिर्फ जिसको चार्टर ऑफ करप्शन कहते थे आज उसको हर्फ ब हर्फ पढ़ रहे हैं और आपको बात समझ आ रही है। हमारी तो मजबूरी थी, हम नहीं कर सके, और हम ये समझते हैं कि एक आईनी तरमीम इतनी आसानी से नहीं हो सकती। मैं शैला रज़ा साहबा आता हूं। तरमीम आपको समझ नहीं आई, सही है। अब डॉक्टर मोमिन साहब, मैं शैला साहब आता हूं जी। आपने बस आखिरी जुमला कह दूं, आप ये चाहते हैं कि आप सब कुछ इस तरह होल्ड करें जैसे आपने असेंबली में कैमरे लगवाए और ये सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन को रिग किया, इस तरह आप हर चीज पे होल्ड चाहते हैं। अब डॉक्टर मोमिन साहब ये फरमाइएगा कि ये बड़ा एक अजीब सा, बड़ी नई चीज़ें सेट हो रही हैं। ये बड़ा अजीब सा एक मुतालबा है कि ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है ये मुस्ताफ़ी हो। अब गुजारिश ये है कि अगर आप, ये एक आइनी अदारा है, आइन उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, तो बजाय इसके कि इस तरफ क्यों नहीं जाया जाता कि अगर आप इलेक्शन इस्लाहात की तरफ चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? या ये कि ये जो कहा जा रहा है कि जी पार्टी फंडिंग का केस चूँकि उधर है, वो भी अब प्रेशर पड़ रहा है, और डस्का का जो मामला है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, उन्होंने तो कहा था कि ठीक है आपने सीक्रेट बैलेट के ज़रिए करवाना है, इक़दामात जो हैं वो इस तरह के बनाएं कि शफाफियत आ सके। लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था चूँकि ये बहुत जल्दी है, अगले इंतखाब में देख लेंगे। देखिए, अब शैला रज़ा साहब ने बड़ी बातें कर दी हैं। अब मुझे नॉर्मली तो मेरा ये होता है कि मैं टू द पॉइंट बात करता होता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कुछ ज़्यादा लंबी बातें कर दी है। मैं उनको एक बताना चाहता हूँ कि जब वो अपने लोगों के नाम गिना रही थी तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे के उन वीडियोस का जिक्र करना भूल गई जिसमें उन्होंने लोगों को ऑब्वियसली पैसे ऑफ़र किए, जहाँ पे उन लोगों ने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि भाई आपने वोट कैसे ज़ाया करना है, और जिसके ऊपर उसके बाद उन लोगों ने वो सारी चीज़ें की। तो ये इनका आज का नहीं, ये हमेशा से यही चीज़ है। ये देखिए, एक बात याद है, हर एक इंसान जो होता है ना वो अपनी पार्टी के लिहाज से काम करता है। एक बंदा जिसने सारी ज़िंदगी टिकटें ब्लैक में ख़रीदी और बेची हो, वो यही काम कर सकते हैं कि वो टिकटें बेचेंगे और ख़रीदेंगे। ये उनका एक्चुअल उनका काम है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे आर। अब रही बात, उन्होंने कहा कि वर्कर्स, मैं आपको बता देता हूँ, मैं वर्कर हूँ, सैफुल्लाह नियाज़ी वर्कर है, हमारे साथ ये एजाज चौधरी वो वर्कर है, डॉक्टर जरका वर्कर है, उसके अलावा आप उसकी बात कर लेते, ये चित्राली जो है शी इज़ अ वर्कर। उसके बाद हमारे कितने लोग हैं, हमने 10 के 10 जो लोग सारे, वो सारे के सारे हमारे पास उसमें से 80% जो है वो पिछले 17-18 सालों से काम कर रहे हैं। यस, बीच में से 20% वो हैं जो पिछले 15 साल या 15 नहीं 8 या 10 साल से हमारे साथ हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम सिंस 2013 एंड 12 एंड 13। सो उनको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो कह रही हैं, उनके सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त उनके, और अभी उन्हीं के लोगों ने उन्हीं को वोट नहीं दिया, जानबूझ के गलत वोट दिए। और एक में
तो उन्होंने, देखिए हमारे नेशनल असेंबली में ये था कि एक सीट हम हार गए, एक अपनी जीत गए, तो हमने तो बता दिया कि हमारे एक्चुअल ये काउंट है। उन्होंने एक हारे जिसमें उनके 7 या 8 गलत वोट डाले गए, दूसरे में उन्होंने बता दिया कि हमने जाया नहीं करना है, हमने डंके की चोट पे मिर्जा अफरीदी को वोट देना है, तो 10 वोट चले गए। वो 10 वोट क्यों इनसे चले गए, उसका क्या हुआ? वहां पे तो कोई जाया नहीं हुआ ना, वहां तो लोगों ने गलत, वहां तो उन लोगों ने समझ लिया कि ये लोग गलत लोग हैं। अच्छा, रही बात कैमरे की, ये बात करते हैं, मैं उस जगह पर था जब ये शर्लॉक होम्स और जेम्स बॉन्ड इकट्ठे आए, उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, वहां पे जाके उन्होंने खींचा। अच्छा, इस पे तो खैर जो तहकीक होगी पता चलेगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर पीछे कनेक्शन नहीं है तो दैट मींस इन लोगों ने प्लान किए। अब ये याद रखें, वहां पे बहुत सारे इन लोगों के पुराने एम्प्लॉयज जो इन लोगों ने अपने जैसे। मोहम्मद साहब मैं आता हूं, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। मोहम्मद साहब मैं आता हूं, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, मलिक अहमद खान साहब, एक सवाल जो मोहम्मद साहब ने बड़ा ज़रूरी है उसका पूछा जाना, और उन्होंने उठाया भी है कि आप लोगों को एक तजर्बा सेनेट चेयरमैन के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के ऊपर हुआ था कि आप लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन की थी कि आपके कौन से सेनेटर्स हैं या पीपल्स पार्टी के कौन से सेनेटर्स हैं जो कि आप पार्टी मौक़िफ़ से अलग हुए और उन्होंने सादिक संजरानी साहब को वोट दिया? अगर तब नहीं हुआ था तो फिर ये जो सूरत हाल है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे जो 7 वोट हैं वो वैलिड हैं क्योंकि नाम पे स्टैंप लगी है, अगर उस दलील को मान लिया जाए तो फिर अब्दुल गफूर हैदरी की दफ़ा तो एक वोट ज़ाया नहीं हुआ, और वो जो 7 के 7 वोट हैं वो मिर्ज़ा अफरीदी को चले गए, जो इस बात को जाहिर करते हैं कि उनकी इंटेंशन जो थी वो बुनियादी तौर पर वोट ज़ाया करनी थी। क्या अब कोई इंट्रोस्पेक्शन होगी कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से इनराफ किया है, क्योंकि ये तो एक आप लोगों के लिए खुद के सोचने वाली और बड़ा लम्हा फिक्री है। देखिए नदीम साहब, यहाँ बुनियादी सवाल 3 आपके उठते हैं कि एक आज की एक पॉलिटिकल सिचुएशन की बुनियाद पे आप असूली तौर पे ये तय करने जा रहे हैं कि इस मुल्क का कानून क्या होना चाहिए या आइन की क्या मंशा होनी चाहिए कि जिसके ताबे ये निज़ाम इलेक्शंस का सिस्टम हो। अच्छा, फॉर टाइम्स टू कम आपने ये सेटल कर लिया और तय कर लिया कि आपने ये इसको ओपन बैलेटिंग इसलिए करना है या शो ऑफ हैंड्स इसलिए करना है कि आपके लोगों के मॉरल्स दुरुस्त नहीं है। गालिबन ये हम सजेस्ट कर रहे हैं इस पूरी डिबेट के साथ। अच्छा, अब ये मैं कभी भी नहीं मान सकता कि मॉरल्स को आप किसी डिक्टेट ऑफ लॉ के साथ या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ रेगुलेट कर लेंगे। अच्छा, अगर आज इस सीक्रेट बैलेट में इसकी ये रास्ता है कि इसमें लोग वोट जो है अपनी पार्टी लीडरशिप की हदायत के बरक्स दे देते हैं और वहाँ पे उसमें कोई पैसे का आंसर शामिल हो जाता है या इसमें किसी रियासती अदारे की तरफ से कोई उनका इन्फ्लुएंस आ जाता है, गालिबन ये बहस है, इसके अलावा बाहर कोई बात नहीं है। अगर लगी लिपटी रखे बगैर बात करें तो फिर ये क्या जमानत होगी कि कल आपको ओपन बैलेट के अंदर या शो ऑफ हैंड्स के निज़ाम में आप कोई ऐसा तरीका निकाल लें जिसमें आपके मॉरल्स फिर भी यही रहें जिन मॉरल्स नहीं खड़े। मलिक साहब, मैं मॉरल्स की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि नजरियाती तौर पर भी लोग उस गहराई के साथ आपके साथ नहीं है, मुफाद के तहत वाबस्ता हैं, और जब उनको मौका मिलता है वो अपना मुफाद देख लेते हैं और पार्टी नज़रिया या पार्टी पॉलिसी पीछे रह जाती है। अच्छा, तो फिर इसमें ये बात कहाँ से नदीम साहब आ जाएगी कि जो चीज़ गालिब अक्सरियत एक पार्लिमानी निज़ाम के अंदर अपने नज़रिए के साथ वाबस्ता है, और अगर उसमें एक अक़लियत जो कि बड़ी महदूद सी अक़लियत है और वो कुछ ऐसी मेल प्रैक्टिस करती है तो जिसकी वजह से आप दुनिया की बेस्ट अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस को ख़त्म करके और एक नई बहस को खोल के खड़े हो जाए, तो
ये तो वैसे ही निज़ाम के साथ जाती है। नहीं, निज़ाम के साथ तो जाती है, लेकिन मलक अहमद खान साहब, जब आप चैलेंज करने जा रहे हैं हुकूमत को और आप सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं और उसके बाद आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने जा रहे हैं, तो फिर उस यकीन और एतमाद का इजहार नहीं होना चाहिए? फिर कह दें ठीक है जी इलेक्शन है, देखी जाएगी। नहीं, देखिए ना, ये तो बुनियादी तौर पे ये एक जो एक इन्वायरमेंट है, या जो एक सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है, ये टेम्परेचर गवर्नमेंट ने सेट किया है। इसको लोअर करना भी गवर्नमेंट के इख्तियार में था, लेकिन अब वो वक्त गुजर गए। ये जो पहले 2-2.5 साल हुकूमत के पास थे, इतना पॉलिटिकली टेम्परेचर इन्होंने बार राइज किए रखा कि खुद इनका हुकूमत चलाने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था। हम बार बार कहते रहे कि ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल डेमोक्रेसी है, इसमें ये नहीं होता कि आप ऑपोजिशन का बिल्कुल गला घोंट दें। अगर आपकी जो अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव है उसमें ये तासर आया कि ये प्रोसिक्यूशन नहीं और प्रोसिक्यूशन है, तो फिर भी ज्यादती फील होगी, तो इसके नतीजे में भी आपको इसका टोल पे करना पड़ेगा। अगर ये तासुर आया कि आप एक बिल्कुल अवामी तकलीफ में बहुत बड़ा इजाफा कर रहे हैं और सिर्फ लिप सर्विस के साथ काम चलाना चाह रहे हैं कि रात को एक गोबल्स फार्मूला पे सिर्फ एक डिसेप्शन क्रिएट की जाए 7 to 11 और एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पे हुकूमत काम कर रही हो, तो तब भी उसका टोल आपको पे करना पड़ेगा। इन दो अवामिल के अलावा हुकूमत की कारकर्दगी में अगर कोई और चीज मेरी समझ में सामने आती है, नहीं मैं ढूंढने से कासिर हूँ। मैं मलिक साहब आता हूँ जी, मलिक साहब मैं आता हूँ। इसमें शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि मलिक साहब जो हैं वो एक बात तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप ये नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी को जो है वो अंदरूनी तौर पर देखे जाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने स्पीयर हेड की थी, तहरीक अदम एतमाद भी और यूसुफ रज़ा गिलानी का फ़ैसला भी चेयरमैन सेनेट के हवाले से। और जब सेनेट में इस लेवल पे मामला पहुंचा तो दोनों जगह आप लोगों ने मार खाई। अब भी आप दावेदार हैं कि ये 7 वोट हमारे वैलिड हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाते भी हैं, इंटेंट का जब सवाल आएगा तो वो जो 7 वोट अब्दुल गफूर हैदरी को पड़े हैं, वो क्या इंटेंट वो मिर्ज़ा अफरीदी को पड़े हैं, वो क्या इंटेंट ज़ाहिर करते हैं? वो ये इंटेंट ज़ाहिर करते हैं कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं देना था। जी नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल इसी तरह मैं कहूँगी कि 7 जो वोट हैं, जो वोटर थे वो पार्टी में पेश हो गए और उन्होंने कहा कि हमसे हुआ है ये काम, ठीक है। बाकी वो 7 सेनेटर्स जो हैं उन्होंने पार्टी में इस चीज़ को एडमिट किया है और आप लोगों को पता है कि वो 7 सेनेटर्स कौन से हैं। जी, मैंने खुद ये टीवी पे देखा था कि उन्होंने पार्टी में ये एडमिट किया है कि उनसे ये वोट के ऊपर क्या हुआ है, ठीक है, बैलेट पेपर पे। और बाकी जो है मैं एक बात कहूँगी कि बाकी तो सबूत जैसे उन वालों के जो कि 17 मुनहरिफ हुए थे और 13 बिक गए थे हुकूमत के पास से शेख रशीद के, बाकी 7 के भी हो सकते हैं हों। बाकी ये कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी थी जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ब्लैक से टिकट वो बेच सकते हैं जिनका बाप किसी रिश्वत के इल्जाम में पकड़ा गया हो और फिर बहाल ना हुआ हो। ब्लैक से टिकट उसे बेचने की जरूरत नहीं होती जिसके बहुत बड़े प्रोजेक्ट में वन ऑफ द प्रोजेक्ट एक पिक्चर हाउस हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि असेंबली की सिक्योरिटी आपने कॉम्प्रोमाइज की। ग्रेड 18 का सिक्योरिटी ऑफिसर आपने बगैर इश्तहार के रखा चंद दिन पहले। दूसरी बात जो है मैं ये कहूंगी कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे का मामला अब तो खुद इलेक्शन कमीशन में, और उसमें कहां पैसों के लेन देन की बात हो रही है भाई। और आपके लोगों ने क्यों सिखाया अपने लोगों को स्टिंग ऑपरेशन के बाद जाके सीख के ऐसे रिजेक्ट करो? तो फिर आप साबित करें कि उन्होंने किसको पैसे दिलवाए, किसको नहीं। एक बात और नहीं, मैं अपनी एक बात पूरी कर लूं। 80% आपने उनको दे दिया और 20% में आपके खुद आपने कहा कि सबसे ज्यादा बोली बलोचिस्तान में लगती है, आप ही के लियाकत बलोच ने आवाज उठाई। फिर ये जो आपके डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, इनके तो स्टे आया हुआ है केस पे, आपको कोई चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन पीटीआई से नहीं मिला,
22 साल की जद्दोजहद आप बता रहे हैं जी, सवाल बताएं। सवाल मेरा आपसे ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ये बात कह रहे हैं, फिर मैं जाऊंगा हुमायूं मोहम्मद साहब से, उनसे भी फिर 2-3 सवाल जो ये इकट्ठे हो गए हैं वो करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर आप इस्तीफ़े नहीं देते तो लॉन्ग मार्च की कोई इफादियत नहीं होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस्तीफ़े देती हुई दिखाई नहीं देती है, तो इसका मतलब है कि फिर लॉन्ग मार्च भी धीमा धीमा से ही चलेगा। अच्छा देखिए, जहाँ तक बात है इस्तीफ़ों की, तो ये कल पीडीएम का इजलास होगा और उसमें डिसाइड होगा। हम लोग अपने इस्तीफ़े जमा करा चुके हैं। अब ये पीडीएम में बैठकर चेयरमैन भी जाएंगे, जाहिर है कल शायद कराची में ही है, और उसमें ये सब डिसाइड होगा। बाकी जहाँ तक लॉन्ग मार्च है तो सीधी बात है कि इसको थोड़ा सा हमने हर जो हमारे पार्टी का कैलेंडर डेट थी जिस पे हमारा कोई इवेंट होता है, हमने उस पे भी पीडीएम के जलसों को उस जगह पे ले जाके करवाया है। लेकिन भुट्टो साहब की बरसी लास्ट ईयर कोविड की वजह से भी नहीं हो सकी थी और कहा था कि घर में कुरान खानी का एहतमाम किया जाए, और रमज़ान भी है। तो मैं इसका फ़ैसला नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये मैंने टीवी पर ऑब्जेक्शंस पढ़े हैं। दूसरी बात ये है कि एज गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने इंटरनेशनली जो है वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से, अब तो डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, 803 अरब के जो हैं हमने माहिदे कर रखे हैं, जिस पे हुकूमत आई थी कि हम 1100 बिलियन का पैकेज दे रहे हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं कर सके, वो डूब जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ शाला रज़ा साहबा। अच्छा, अब डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब 2-3 सवाल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। एक तो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है उसने स्पाइन दिखाई है और उसने एक इस तस्वुर को उजागर किया है कि गैर जानिबदारी का अक्स कुछ थोड़ा सा नज़र आए, तो इसमें हुकूमत की इतनी नाराज़गी की वजह क्यों है कि आपने पूरा इलेक्शन कमीशन ही मुस्तीफ़ा होने का मुतालबा कर दिया है, और एक ऐसे इदारे के लोगों से जिनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो नहीं इस्तीफ़ा देते, तो आप क्या कर लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे इसके डिटेल का नहीं पता कि इस वक्त, क्योंकि ये अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी हुई है, तो आई डोंट नो डिटेल्स अबाउट दैट, ठीक है। तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि एक इदारे को अगर आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो एटलीस्ट अगर कोई पार्टी उससे खुश नहीं है तो वो उनको ये कह सकती है कि भाई हमें आप पे एतमाद नहीं है और आपको इस्तीफ़ा दें। ये कोई गैर आइनी बात नहीं है, इस्तीफ़ा मांगना कोई गैर आइनी नहीं है। वो इस्तीफ़ा नहीं देते ना दे, देना है तो दे, वो उनके हद तक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो आपने बात की थी ना सेनेट में वोट की, मैं तो वहाँ पे था ना वोट डालने के लिए। 2 दिन पहले हमें 2 दिन एक्सरसाइज किया गया था और बताया गया था कि जहाँ नाम होगा उसके सामने आपने मोहर लगाना है और मेक श्योर कि कोई ऐसा निशान ना लगे, इवन जब आप फोल्ड करते हैं तो मोहर का निशान दूसरी तरफ नाम के ऊपर ना आए, क्योंकि उससे क्या होगा, ये एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं आइडेंटिफाइबल जो बैलेट होता है, ठीक है। जब मैं यूसुफ रजा गिलानी यूसुफ के ऊपर मोहर लगाऊंगा, मैं कह सकता हूं मैंने तो यूसुफ के ऊपर मोहर लगाया था, या मैंने रजा के ऊपर मोहर लगाया था, या मैंने गिलानी के ऊपर मोहर लगाया था। सो दीज 7 वोट्स आर एक्चुअली आइडेंटिफाइबल वोट्स। एक बंदे ने तो ऊपर और नीचे 2 लोग जगह पे कर दिया था, तो उसने तो मेक श्योर कर दिया था कि बिल्कुल गलत कर दे। सो दीज आर आइडेंटिफाइबल नोट्स। और अगर आप दोबारा उस जगह पे जाएं तो आपको टीवी में थ्रू आउट दिखाया जा रहा था कि वोट डालने का सही तरीका यह है कि उसके सामने एक बॉक्स है, उसको करें। और फिर अगर आप जो उस वक्त चेयरपर्सन थे सेनेट के, उनसे देखें, वो भी यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक तरफ नाम है, नाम के सामने एक खाना है, आपने उस खाने के दरमियान में वो मोहर लगानी है। सो एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर, एवरीथिंग वाज क्लियर। अगर उन लोगों ने जानबूझ के लगाया है तो ये उनका इंटेंट था कि वो इस वोट को, और उनको पता था कि ये गलत है, उन्होंने करके बता दिया कि जी हमारा तो इंटेंट ये था कि हम यूसुफ रजा गिलानी के नाम पे लगाएं। दे एग्जैक्टली न्यू कि ये जगह गलत है, ये आइडेंटिफाइबल है और इसको
रद्द किया जाएगा। दे न्यू इट एंड दैट इज व्हाई दे डिड इट। तो इनको अपनी सोल सर्चिंग करनी चाहिए। और देखिए बात ये हो जाती है कि आज हमें प्रॉब्लम है, कल इनको प्रॉब्लम था, परसों किसी और को है। तो जब एक चीज प्रॉब्लम है, व्हाई कांट वी ऑल सिट टुगेदर एंड फाइंड अ बेटर सोल्यूशन? Isn't that the reason कि हम सब पार्लियामेंट में इकट्ठे आए और इस चीज को बेहतर कर सकते हैं? अगर आज फर्ज करें जैसे मलिक साहब कह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को मिलकर दूर भी कर सकते हैं। हमें अगर एक दूसरे की मुखालफत में कि आज अगर वो इधर बैठा हो तो हम उसकी मुखालफत करनी है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें इस चीज से ये सबक सीखना चाहिए कि आओ इस मुल्क के लिए जो बेहतर है मिलके करते हैं। अगर कल हम गलती पर थे, आज आप गलती ना करो। अगर कल आप मैं मोमिन साहब आता हूं, हमें गलती नहीं करनी चाहिए। मैं मोमिन साहब आता हूं। मलिक साहब, अब सवाल ये है कि इस महाज़ाराई का इलेक्शन कमीशन वर्सेस हुकूमत नतीजा क्या निकल सकता है? इलेक्शन कमीशन को क्या फोर्स किया जा सकता है कि वो रिज़ाइन दे दे? और तो कोई तरीका है नहीं है, क्योंकि आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल है। नहीं, देखिए, ये तो मैंने आपसे पहले कहा कि गालिबन इस किस्म की ये जो बात है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करे मुस्तफ़ी हो जाए, इससे ज़्यादा मुज़क्का खेज मैंने आज तक कोई बात या कोई ऐसा मामला सुना नहीं। यानी यह कि गवर्नमेंट खुद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करना चाह रही है। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर कोई एतराज है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाके आपने जो दरख्वास्त दी वो आपकी तस्लीम नहीं हुई। तो फिर क्या आप इसके साथ ये सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा करेंगे कि ये जजेस भी मुस्तफ़ी हो जाए? तो बड़ी अजीब सी मंतक है। अगर आपकी बात मानी ना जाए तो आप उस अदारे से कहें। मलिक साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आऊँगा, यहीं से शुरू करूँगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। अच्छा मलिक साहब, ब्रेक पर जाने से आप पहले जो बात हो रही थी उसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ। ये फरमाइएगा कि कल पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है। लगता ये है कि जो इस्तीफ़ों का मामला है वो काफ़ी अब संजीदा नौयत इख्तियार कर चुका है, और लॉन्ग मार्च को भी पीपल्स पार्टी महदूद करना चाहती है भुट्टो साहब की बरसी और रमज़ान के तनाजुर में। तो ये इजलास कितना धमाका खेज़ हो सकता है? देखिए नवीन साहब, अगर मेरा कोई कंसर्न होगा लॉन्ग मार्च के हवाले से तो वो सिर्फ कोविड की सूरत हाल में होगा। अदर देन दैट इस्तीफे भी फौरी देने चाहिए, और इस बगैर इस्तीफों के इस लॉन्ग मार्च की जो हैसियत होगी वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। और अगर ये रेजिग्नेशंस जो हम तो ऑलरेडी अपनी पार्टी लीडरशिप को दे चुके हैं, अब मेरा एक कंसर्न जो है वो एट द बेस्ट ये है कि जो पब्लिक सेफ्टी है दैट शुड बी ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। आज एक तमाशा लाहौर के अंदर लगा हुआ है। मैं भी जिस सड़क से गुजर के आ रहा हूँ वहाँ पे कोई कम से कम हर जगह पे एक मेले का समा है। कहीं पे जश्न बहारा जा रहा है, कहीं जश्न लाहौर जा रहा है, ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल है। और जिन घरों के अंदर कोरोना नहीं, तो मलिक साहब क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि कल के पीडीएम के इजलास में आप कोविड से खाइफ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो देख रही है भुट्टो साहब की बरसी, और वो ये डिले भी हो सकता है, मौखर भी हो सकता है? सुन ले आप, मेरी बात सुनने देखिए मैं ये तो एक प्रोवोकिंग सेंटेंस है आपका कि मैं कोविड से खाइफ हूँ। मैंने कब ये कहा कि मैं कोविड से खाइफ हूँ? मेरी लीडरशिप तो ये कह रही है कि ये कोविड हुकूमत के नजदीक अजीब सा है जो सिर्फ पीडीएम के जलसों में निकल के आता है, बाकी कहीं नहीं नजर आ गया। यहाँ पे खाइफ होने की बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हर शख्स पे होनी चाहिए। अब चूंकि वक्त थोड़ा रह गया मलिक साहब, एक सवाल का और जवाब दें फिर मैं आगे बढ़ूँ, और वो ये है कि इस्तीफ़ों का जो मामला है, आप समझते हैं कि अगर ये उस तरीके से नहीं होता जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश है, जो मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, तो पीडीएम का लॉन्ग मार्च भी फिर उतना अगर मौसर नहीं होता तो फिर ये तो आपके पास दिखाई देता है कि जो बहुत ज़्यादा दबाव डालने का फिर आखिरी हर्ब है?
नहीं देखिए, ये क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक बड़ी स्टेटेड सी पोजीशन सामने आ रही। मैंने भी बिलावल साहब का भी शाम में बयान सुना, और गालिबन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस बात पे भी बुनियाद है कि उनके पास एक सिंध की हुकूमत है और उनका ख्याल है कि पार्लियामान के अंदर रह के ज़्यादा मुसर सियासत की जा सकती है। जबकि जो PDM के सरबराह हैं या जो मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी पार्टी है, सबका मौक़िफ़ है कि इस्तीफे दे के ये बातचीत अब सड़कों में होनी चाहिए, इस हुकूमत के साथ कोई बात ना हो। तो इसमें ये दो बड़ी स्टेटेड पोजीशंस हैं, देखें कहीं पे कन्वर्ज करती हैं या क्या सूरत है। इसलिए हाल इख्तियार होती है। मैं मलिक साहब आता हूँ। अब हमायूं मोहम्मद साहब ये फरमाइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए, एक बात याद रखें, जब आप लॉन्ग मार्च करते हैं या इस किस्म की कोई तहरीक करते हैं तो आपके पास कॉमन ग्राउंड के लिए कॉमन आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास कॉमन आइडियोलॉजी नहीं है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आप ऑलरेडी देख रहे हैं एक प्रीटेक्स और दूसरे प्रीटेक्स में चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें मौलाना फजलुर रहमान का तो स्टेक है ही नहीं पार्लियामेंट में, तो उसको तो बिल्कुल जैसे किसी ने बाहर फेंक दिया ना, तो उसने तो अपना हर हरबा इस्तेमाल करना है कि वो किसी तरीके से इस सिस्टम को डिसरप्ट करे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है ना, जो कि टोटल पंजाब तक रह गई है, उधर तक इनके स्टेक्स हैं। और ये याद रखें, अगर ये जाते भी इस्तीफे देते हैं, आई कैन गारंटी यू इनके सारे लोग इस्तीफे नहीं देंगे। याद रखना, सारे नहीं देंगे। वहां पे इनको समझ आ जाएगी कि होता क्या है। अब अगर ये इस्तीफा देते हैं, बाय इलेक्शंस हो जाएंगे। रही बात, जैसे शैला रजा साहिबा ने कहा है कि हर एक हुकूमत के बास जो होते हैं ना, उन्होंने बास अपने डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिहाज से डिसीजंस लेंगे। उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं, चाहे वो डोनर्स के साथ लिए, चाहे उनके अपने कमिटमेंट्स हैं, चाहे जो भी है, उन्होंने भी डिलीवर करना है, क्योंकि उनको पता है कि 2 साल बाद वो उन्होंने इलेक्शंस में जाना है। और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उन्होंने कोई ऐसे काम किए नहीं है जिसके बेसिस में वो पंजाब में कुछ कर सके या कोई और कर सके। हाँ, सिंध की हद तक उनका एक वो स्टैंडिंग है, वो भी कम हो रही है, तो उनको ये सूट नहीं करता। तो अगर आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे, मेरे लिहाज से ये इनका कामयाब नहीं हो। अगर ये जाएंगे तो इतना बुरा होगा जैसे इनका ये पिछले दिनों में इन्होंने वो जलसे वलसे किए, तो इन्होंने कहा था कि भाई ठीक है। तो या हमायूं मोहम्मद साहब मैं आता हूँ जी, हमायूं मोहम्मद साहब मैं आता हूँ। अब सवाल ये है शैला साहिबा आपसे कि जाहिर है PDM की कल इजलास तो हो रहा है, लेकिन सिंध की हुकूमत को लेकर दिखाई ये देता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मामले पर सेंसिटिव है। चाहे आप दावा कुछ भी कर लें, वो एक अलग बात है। और अब जो लॉन्ग मार्च है उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हों। तो ये तो फिर दिखाई ये देता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उस तरीके से PDM का बयानिए का जो बोझ है वो अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेके मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब और दीगर जमातें चल रही हैं। तो फिर आगे की सूरत हाल तो कमज़ोर दिखाई दे रही है। ऐसी बात नहीं है कि लॉन्ग मार्च से जो है वो इस्तीफ़े बिल्कुल मुंसलिक थे कि लॉन्ग मार्च होगा और तो फ़ौरन इस्तीफ़े होंगे। लॉन्ग मार्च एक लाइन ऑफ एक्शन में एक्शन था कि ये हमने करना है। अच्छा, इसमें ये कोई नहीं कहा गया था कि कब तक बैठे रहना है। मार्च है, होता थोड़ी रहेगा, होता रहे। एक लॉन्ग मार्च है, उसकी एक ड्यूरेशन है कि आपको कब शुरू करना है और कब ख़त्म करना है। आप कोई भी जब प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उसमें शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं ना, वो फुल होगा। आप देखिएगा कि सिंध से कैसे निकलेगा और किस तरह से होगा। रही बात इस्तीफ़े की, तो वो जाहिर है कि कल उस पर फ़ैसला होगा। और जो मैंने अब तक पढ़े हैं रहनुमाओं के बयान TV पे, उसमें यही है कि PDM में हर काम मुशावरत से होगा। नहीं, वो बात तो ठीक है, मुशावरत से तो होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस्तीफ़े वाले मामले पर जो है वो झुकाई दे के इधर उधर निकल जाते हैं, जिससे तासुर ये निकल रहा है कि पीपल्स पार्टी कतई तौर पर हामी नहीं है इस्तीफ़े के लिए, क्योंकि फिर सिंध की हुकूमत भी जाती है और वो तो PTI बड़ी खुश होगी कि अगर वो आप इस्तीफ़े दे दें।
बात पीटीआई के खुश होने की नहीं है, उनके पास खुश होने के कोई एक भी पहलू नहीं है। जब उन्होंने 14 वोट तोड़े थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ था संजरानी साहब पे, उस वक्त भी हम अक्सरियत में थे और आज भी हम अक्सरियत में सेनेट में, और वो कुछ लेजिस्लेशन करने की सलाहियत नहीं रखते, तो उनके पास खुश होने का कोई एक भी सामान नहीं है। तो बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि मैं समझती हूँ कि कल पीटीएम में डिसाइड होगा कि लॉन्ग मार्च कितनी ड्यूरेशन की हो और इस्तीफे को क्या करना है। चाहिए बहुत। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माही मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया मलक खान साहब, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।